तो आज हम लोग देख रहे हैं सेट्स के बारे में। ऑल्दो हम लोग सेट्स जो है सेट रिलेशन फंक्शन करके एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी है, बट आज हम लोग पर्टिकुलरली सेट्स के बारे में देख रहे हैं जो 11th वाले क्लासेस में जनरली होता है। ठीक है, ऐसे 12th वाले को भी ज़रूरत पड़ जाता है सेट्स का, लेकिन हम लोग फोकस कर रहे हैं 11th में जो सेट्स का टर्म्स है उसको। ठीक है, तो देखो सेट्स क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं बाय डिफिनीशन कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसको हम लोग सेट बोलते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम कैसे लिखेंगे, तो कह रहा है कि इस वेल डिफाइंड कलेक्शंस को तुम किसी भी फॉर्म में लिखो, उसको किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करो इस सेट्स को, और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर तुम उस एलिमेंट्स को लिखो जो वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, और जो कलेक्शन होगा उसी को हम एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सो सेट डिफाइन करता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। उस एलिमेंट्स को हम दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में किसी नाम से, सेट्स का नाम ए है, कैपिटल लेटर से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जो एलिमेंट्स है उसको हम दो तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक जो है वो है तुम्हारा सेट बिल्डर मेथड, और एक है रोस्टर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग इस कलेक्शंस को देख रहे हैं। सपोज करो कि हम वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट नाम दे रहे हैं, मतलब ये वेल डिफाइंड है, वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट वेल डिफाइंड है। सो इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है ना, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और उसको दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो लिखने का तरीका है उसी को हम लोग सेट्स बोल रहे हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, तो अगर हम नेचुरल नंबर बोलते हैं तो नेचुरल नंबर को जनरली n से रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो जो नेचुरल नंबर डिफाइंड है वही एलिमेंट्स होगा। तो जैसे हम बोल सकते हैं इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। ठीक है ना, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स पॉसिबल है। सिमिलरली अगर हम लोग बोलते हैं कि सपोज करो इंटीजर्स है, तो इंटीजर पहले से ही वेल डिफाइंड है, और इस इंटीजर्स को जनरली हम आई कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको अगर हमको सेट्स में लिखना हो तो इस सेट्स को हम लोग लिख सकते हैं जैसे 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 है, +-3 है एंड सो ऑन। ठीक है ना, सो इस तरह से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें पूछेगा कि जैसे कि कोई स्कूल है और उसमें जो कोई सेक्शंस होगा उसके कुछ अच्छे बच्चों का सेट्स लिखो, तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो गुड और बैड का कंडीशंस है ना, ये डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है। इसीलिए इस कंडीशंस को, इस तरह के सेट्स को, इस तरह का जो एलिमेंट्स होगा उसको हम सेट्स नहीं बोलते हैं। जैसे अगर हमें बोलेगा कि गुड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो गुड और बैड जो है ये इस तरह से हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन से गुड प्लेयर्स है और कौन से बैड प्लेयर्स है। ठीक है ना, सो जब तक कोई टर्म्स वेल डिफाइंड नहीं हो तो उसको हम सेट्स में नहीं लिखते। ठीक है, सो इस सेट्स को जो डिफाइन किया है वो यही है कि किसी का भी जो एलिमेंट्स होगा जो पहले से ही वेल डिफाइंड है उसके कलेक्शन को हम दो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और उसको जनरली किसी नाम से, किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करके और उस सेट्स को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है ना, उसके एलिमेंट्स को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। तो अब कह रहा है क्या कि ये जो हम लोग लिखे हैं ना, इसको लिखने का दो तरीका है, जैसा अभी हम लोग बोल रहे थे। ठीक है ना, इसको लिखने का दो तरीका है। एक तो है कि जो एलिमेंट्स है उसको जैसा हम लोग लिखे हैं कि कर्ली ब्रैकेट में कॉमा के साथ उसको सेपरेट करके लिख देंगे, जो भी एलिमेंट्स होगा उसको कॉमा के साथ हम सेपरेट करके लिखेंगे। इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड। ठीक है, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। ठीक है ना, इसको दो तरीका है रिप्रेजेंट करने का। एक को बोलते हैं हम लोग रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है ना, या इसको प्रॉपर्टीज मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेट रोस्टर मेथड में क्या होता है कि जैसे कोई भी एलिमेंट्स को हमको लिखना हो, किसी भी सेट को डिफाइन करना हो, और उस सेट का जो नाम है वो अगर ए है, तो इसके जो एलिमेंट्स होगा
वो जनरली इसमें कॉमा के साथ, मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है एंड सो ऑन, जो भी एलिमेंट्स होगा उसको हम कॉमा के साथ सेपरेट कर देंगे। ठीक है ना, इसका अपना एक डिफिनीशन होगा और उस डिफिनीशन के साथ उसके जो एलिमेंट्स है उसको हम कॉमा के साथ इसमें सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये है रोस्टर तरीका जिसमें हम इस सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेट बिल्डर मेथड है, इस सेट बिल्डर मेथड में नाम तो वही ए जो कैपिटल लेटर्स है उसी से रिप्रेजेंट करेंगे, या ए बी सी जो भी होगा, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स है उसको जनरली हम एक्स इस तरह से लिखते हैं एक्स, और ये स्लैश इस तरह से डालते हैं। इसको पढ़ते हैं सच दैट, मतलब उसका एलिमेंट्स एक्स है सच दैट ये जो एक्स जिस भी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता होगा, जैसे कि अगर लिखता है कि सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, तो x उसका एलिमेंट्स होगा और वो x का जो वैल्यू है, x का जो हम एलिमेंट्स लिखेंगे वो नेचुरल नंबर से होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि वही हो गया कि इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लिखेंगे। या ऐसे लिख सकते हैं कि A एक सेट है, उसमें जो एलिमेंट्स है वो x है सच दैट, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का रूट्स है। ठीक है ना, दैट इज द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो इस तरह से अगर हमको लिख रहा है तो ऑब्वियस है कि ये एक प्रॉपर्टीज, एक सेट बिल्डर मेथड है। इसमें एक प्रॉपर्टीज है कि x जो होना चाहिए वो रियल नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वो रूट्स है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। तो इसका जब रूट्स निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। या तो हम प्लस माइनस 2 करके लिखें, यहाँ पर हम लिख दें कि कर्ली ब्रैकेट में 2 है और माइनस 2 है, या हम इसी चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेयर x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, और भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर बताओ जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 को सेटिस्फाई करता होगा। इस तरह से हम प्रॉपर्टीज में सेट बिल्डर मेथड में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का यही दो तरीका है, या तो हम रोस्टर मेथड में लिखेंगे या नहीं तो हम सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे। जैसा भी होगा, रोस्टर से हम सेट बिल्डर मेथड और सेट बिल्डर से हम रोस्टर मेथड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सेट्स को तुम डिफाइन कर सकते हो। जैसा अभी हम लोग लिखे थे, नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, होल नंबर का सेट है, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, और उसी तरह से हम किसी भी इक्वेशंस के रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम सेट बिल्डर मेथड में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दो तरीका है सेट्स को डिफाइन करने का। अब कह रहा है कि इस जो डिफिनीशन है, जो एलिमेंट्स है, उसके हिसाब से इसका कैटेगराइज कर दिया टाइप्स ऑफ सेट्स। तो देखो टाइप्स क्या होगा। एक तो ये है कि अगर सेट्स कोई है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जैसे कि हम अभी बात किए थे वॉवेल्स की, अल्फाबेट्स जो है, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है उसके जो वॉवेल्स हैं, तो वॉवेल्स तो हमको ए ई आई ओ एन यू है। कर्ली ब्रैकेट में इस 5 एलिमेंट्स के अलावा तो कुछ नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ए ई आई ओ एन यू। तो कह रहे हैं कि इसमें जो नंबर्स है, जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो तो इसको हम काउंटेबल सेट बोलेंगे, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है तो उसको हम अनकाउंटेबल सेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर का सेट्स लिख दिए 1 2 3 4 5, इसमें हम लास्ट में डैश डैश करके छोड़ देते हैं। ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें पॉसिबल है, जबकि इसमें 5 ही एलिमेंट्स पॉसिबल था। ठीक है, उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई नहीं हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नल सेट। नल सेट, नल सेट। ठीक है, नल सेट को, द नल सेट को जनरली 5 से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 5 का मतलब ही, इसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। कर्ली ब्रैकेट में जैसे ही हम किसी टर्म्स को लिखे, इसका मतलब वो काउंट होगा एज ए एलिमेंट्स। ठीक है, तो नल सेट जो है वो 5 की तरह इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ही है इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। जैसे कि अगर हम कोई लिखते हैं कि ए एक सेट है, उसमें जो एलिमेंट्स है वो x है, सच दैट x जो है वो नेचुरल नंबर है, x जो है वो नेचुरल नंबर है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 को सेटिस्फाई करता है।
तो क्या कोई नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 को सेटिस्फाई कर सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ए जो है वो 5 नल सेट हो गया, ए जो है वो नल सेट है। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं कि ए एक सेट है जिसमें एक्स जो एलिमेंट्स है सच दैट एक्स जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स लाई करना चाहिए 0 से लेकर के 1 के बीच में। ठीक है, अगर इस तरह से हमें टर्म्स कुछ लिखा हुआ हो तो क्या इसमें हम कोई एलिमेंट्स लिख सकते हैं? 0 से 1 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ए जो है वो 5 है। ठीक है ना। सो 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा ऐसा तुम ले सकते हो कि ए एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स है वो एक्स है सच दैट एक्स जो है वो रियल नंबर होना चाहिए एंड सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। दीज आर नल सेट। ठीक है ना। एक्स कोई रियल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ये जो एक्स का जो एलिमेंट्स होगा इसका जो एलिमेंट्स होगा वो 5 हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है एक्स का वैल्यू। सो ए इज 5 नल सेट। ठीक है ना। इस तरह से हम नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से नंबर ऑफ सेट्स के हिसाब से आता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट। ठीक है, सिंगलेटन सेट इसका मतलब हुआ कि जिसमें एक ही एलिमेंट्स हो। जैसे कि अगर हम कोई सेट्स रिप्रेजेंट करते हैं और वो लिखते हैं कि इसका जो एलिमेंट्स है वो x है और सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और लाइज बिटवीन मान लो 2 से लेकर के 4 के बीच में। ठीक है, 2 से 4 के बीच में x जो है वो नेचुरल नंबर, तो एक एलिमेंट्स इसमें पॉसिबल है दैट इज 3। ठीक है, x का वैल्यू 3 पॉसिबल है, तो इसमें एक ही एलिमेंट्स होगा 3, इसीलिए इसको हम सिंगलेटन सेट बोलते हैं। ठीक है ना, एक ही एलिमेंट्स है। तो इस तरह का जब सेट डिफाइन होगा जिसका एलिमेंट्स एक ही पॉसिबल है तब हम उसको सिंगलेटन सेट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टर्म्स आता है इसमें सबसेट। अब जो टर्म्स इसको रिप्रेजेंट करता है ना, इसमें हम लोग एक टर्म्स को यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो उसमें टाइप्स भी पता चल जाएगा और वेन डायग्राम से तुम उसको समझ भी लोगे। तो एक टर्म्स हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम। इससे भी हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली क्या होता है कि एक सेट्स का नाम होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अब हम लोग वेन डायग्राम से भी समझेंगे। यूनिवर्सल सेट को जनरली हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जब हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट नाम बोलते हैं, तो कह रहा है कि अब जो हम सेट्स डिफाइन करेंगे वो सब इसी यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होगा। अब टर्म्स आ गया सबसेट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म्स देखो सबसेट। सबसेट इस टर्म्स को पढ़ते हैं सबसेट। सबसेट्स बोलते हैं कि जब भी हमको दो सेट्स दिया हुआ हो, सपोज करो कि ए एक सेट है और बी एक सेट है। ठीक है, ए एक सेट है और बी एक सेट है। हम बोलते हैं ए जो है वो बी का सबसेट है। ए जो है वो बी का सबसेट है। इसका मतलब है कि ए के हर एक एलिमेंट्स बी में है। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए लाइज इन बी। ठीक है, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ए के जो एलिमेंट्स है, सपोज करो कि 1 2 3 अगर एलिमेंट्स है तो बी का जो सेट होगा उसमें एलिमेंट्स 1 2 3 तो होगा ही होगा। हो सकता है कि इसके अलावा भी सेट्स में एलिमेंट्स हो। ठीक है ना, इस सेट्स में और भी एलिमेंट्स हो, लेकिन जो ए में एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स तो बी में होना ही चाहिए। ठीक है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए लाइज इन बी, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 भी ले लें 5 भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो बी है उसमें एटलीस्ट 1 या 1 से ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है। हो सकता है कि दोनों बराबर भी हो, मतलब ए में भी 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है, बट यहाँ पर अगर हम इक्वल टू लगा देते हैं तो दोनों का इक्वालिटी भी हो जाता है। बट इसमें कह रहा है क्या कि ऐसा अगर है तो हो सकता है कि बी में बराबरी नंबर्स हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह से हम सबसेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से एक टर्म्स आता है जिसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर
सबसेट। प्रॉपर सबसेट जब बोलते हैं तब A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। यहाँ देखो दोनों में अंतर, यहाँ पर इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा लिखते हैं तो अब कंपलसरी हो गया कि B में कम से कम एक एलिमेंट से ज्यादा होगा, ठीक है ना। A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A लाइज इन B, बट B हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट्स मोर देन द एलिमेंट्स ऑफ सेट A। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखें A जो सेट है वो अगर 1 2 3 है, ठीक है, तो B में 1 2 3 तो होगा ही होगा, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट्स B में ज्यादा होगा A से। मतलब इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो इससे ज्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ अच्छा इक्वल टू का साइन कभी नहीं होगा, मतलब दोनों बराबर नहीं हो सकता है। B में कम से कम एक एलिमेंट्स ज्यादा है ही है। यहाँ पर इक्वल टू भी हो सकता था, तभी हम दोनों को A इज ए सबसेट ऑफ B लिख सकते थे। बट जब हम प्रॉपर सबसेट लिखते हैं इसका मतलब है कि A B में कम से कम एक एलिमेंट्स ज्यादा है ही, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है कि जब हम सबसेट और प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे थे। तो यूनिवर्सल सेट बोलते हैं कि ऐसा एक सेट है जिसका जो हर सेट उसका सबसेट हो। मतलब जितना सेट्स के बारे में बात करेंगे वो सब एक सेट का सबसेट हो जाए, मतलब उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब उसके कंसिडरेशन में एक सेट को हमने डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद जितना भी हम सेट को डिफाइन कर रहे हैं वो सारा सेट उसी सेट का सबसेट है। जैसे कि हमने डिफाइन कर लिया रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर हमने डिफाइन किया -∞ से +∞ है। अब रियल नंबर के बाद जितना भी नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, ये सारे जो हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में, वो सब क्या होगा, रियल नंबर का ही एक सबसेट होगा। सो रियल नंबर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर हम किसी भी सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं और वो सारा सेट्स किसी एक ही सेट्स का सबसेट हो, तो हम जो ऊपर वाला सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं तो मान लो इंग्लिश अल्फाबेट्स हमारे पास A से लेकर के Z है। अब अगर हम वॉवेल्स की बात करें, कंसोनेंट्स की बात करें, तो ये सब उसी का क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो हम अल्फाबेट्स का जो सेट था इंग्लिश अल्फाबेट, उसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट और फिर सबसेट और फिर प्रॉपर सबसेट। तो अब इसको वेन डायग्राम बता रहे थे, क्योंकि इसको मिक्स करके पढ़ने से ही ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो इसमें कह रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग वेन डायग्राम में दिखाते हैं। जैसे कि इस तरह से वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में दिखाते हैं। दिस इज यूनिवर्सल सेट। और अगर A कोई सबसेट है तो इस सबसेट्स को हम सर्किल के थ्रू दिखाते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो A जो है यूनिवर्सल सेट का ही एक पार्ट है। सो A इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। A इसका सबसेट हुआ, A इज ए सबसेट ऑफ U। और अगर हम B इसमें कोई सबसेट फिर से डाल देते हैं तो हम बोलेंगे कि ये जो B है वो A का सबसेट है, नहीं। सो B इज लोअर देन A, B इज ए सबसेट ऑफ A इज ए सबसेट ऑफ U। ऑब्वियस है कि B एंड A बोथ आर सबसेट ऑफ U, राइट, ठीक है। इसको प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर में ये टर्म्स लिखा हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ यूनिवर्सल सेट में ज्यादा एलिमेंट्स है ही, ठीक है। अदरवाइज हम इसको सबसेट्स बोलते हैं। तो अब कर रहा है कि जैसे कि हम A लिख रहे थे, सपोज करो कि A जो है उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है। A जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, लेकिन A को ही अगर किसी सेट्स को मान लें तो इसका जो सबसेट होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसेट्स जो इसका हम निकालेंगे तो उसमें 5 भी एक सेट होगा। अब देखो सबसेट कैसे काउंट करते हैं। तो अगर हम A कोई सेट है और उसमें अगर हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स, 3 ही एलिमेंट्स है, तो उसका जो सबसेट होगा, सो सबसेट में हम लोग एक 5 को काउंट कर सकते हैं। इसमें सिंगलेटन सेट्स भी बन सकता है, 1 है, 2 है, फिर 3 है, दीज आर द सबसेट, ठीक है। फिर हम 1 2 इस तरह से सेट काउंट कर सकते हैं, 1 3 फिर 2 3, नहीं, फिर 1 2 3,
ठीक है, इस तरह से हम कर्ली ब्रैकेट, ये सारे सेट्स को अगर हम डिफाइन करें, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि नल सेट है उसमें तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, सो फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो सिंगलेटन सेट्स कितना बनेगा, 3, 1 का, 2 का, 3 का, फिर 1 2 1 3 2 3 और फिर 1 2 3, ठीक है ना। ये खुद एलिमेंट्स, खुद जो सेट्स है वो भी तो सबसेट ऑफ इटसेल्फ है, तो हम 1 2 3 को भी लिख सकते हैं। सो देखो कि इसमें जितना भी एलिमेंट्स है, जैसे 1 जो है वो इसका एक सेट है, वो इसका एक एलिमेंट्स है, 2 जो है वो इसमें लाई कर रहा है, 3 इसमें लाई कर रहा है, 1 2 इसमें लाई कर रहा है, 1 3 भी इसमें लाई कर रहा है, 2 3 भी इसमें लाई कर रहा है, 1 2 3 भी इसमें लाई कर रहा है। सो दीज आर सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। तो कह रहा है किसी भी एलिमेंट्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनेगा वो 2 की पावर n बनेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हमको सबसेट काउंट करना हो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A, of set A is 2 की power n, where n is number of elements in set A, ठीक है, number of elements in set A। जैसे यहाँ पर भी देखोगे कि A में जो सेट्स का एलिमेंट्स है वो 3 है, काउंटिंग करके, ठीक है ना, 1 2 3 से नहीं, मतलब नंबर इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो 2 to the power 3 मतलब 8 सबसेट्स पॉसिबल है। देख लो यहाँ पर आ गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो पॉसिबल होगा वो 2 की पावर n होगा, राइट, ठीक है। इस तरह से हम लोग सबसेट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कितना नंबर ऑफ सबसेट्स होगा। अब कह रहा है कि अगर तुम इस सारे सेट्स को ही एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखो, मतलब सबसेट्स ही उस सेट्स का एलिमेंट्स है, इस सेट्स का जो सबसेट था वो ये सब सेट है, वो सेट ही किसी सेट का एलिमेंट्स बन जाए तो इसको हम बोलते हैं पावर सेट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट तो ऑब्वियस है कि पावर सेट हमेशा किसी न किसी सेट का होगा, तो पावर सेट को दिखाने के लिए P ऑफ A लिखते हैं, पावर सेट ऑफ A। ध्यान रखना इसमें पावर सेट ऑफ A का मतलब हुआ कि A के जितने भी सबसेट है वही सब किसी सेट्स का एलिमेंट्स है, A के जितने भी सबसेट्स हैं वो किसी सेट्स का एलिमेंट्स हो तो उस सेट्स को हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट ऑफ व्हाट, पावर सेट ऑफ A, क्योंकि ये सबसेट ऑफ A है, ठीक है। तो हमेशा पावर सेट जो होगा वो किसी न किसी सेट्स का होगा, और पावर सेट्स ऑफ दैट सेट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स व्हिच इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग और भी टर्म्स पढ़ लिए कि सेट हो गया, फिर उसका सबसेट हो गया, फिर उसका पावर सेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम में उसी चीज को दिखाए हैं, यूनिवर्सल सेट है, A जो है उसका सबसेट है और B जो है उसका A का सबसेट है, ठीक है। और भी सेट्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसमें एक टर्म्स और आता है जिसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अगर हम कार्डिनल नंबर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मान लो कि A जो है उसमें A है, B है, C है और D है, 4 एलिमेंट्स है ना। इसको हम कैसे दिखाएंगे कार्डिनल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ A। n ऑफ A कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A, that is number of elements, that is number of elements in set A। जैसा कि अभी के केस में लिए हैं A में 4 एलिमेंट्स है, तो n ऑफ A जो होगा वो 4 हो जाएगा, that is 4, ठीक है ना, n ऑफ A 4 हो गया। तो इस तरह से हमें कहीं पर लिखा हुआ हो n ऑफ द सेट, तो इसका मतलब होता है कार्डिनल नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब टर्म्स इसमें आता है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। यूनियन का मतलब सिंपल सा होता है उसको कंबाइन करना। ऐसे अगर देखोगे तो A अगर कोई सेट है, मान लो कि इसमें 1 2 3 है, और B एक सेट है जिसमें मान लो A B C है,
ठीक है, तो ए यूनियन बी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाइज इन ए और इन बी और इन बोथ, ठीक है ना। इसमें जो एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स विच लाइज आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, ठीक है ना, जो दोनों में भी होगा उसको भी बोलेंगे। तो अगर हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो इस सेट्स को कैसे दिखाएंगे, तो जो ए में है और जो बी में है और जो दोनों में है, ठीक है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स ए में भी है और बी में भी है, मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि अगर ए में हमारे पास सपोज करो कि 1 2 3 4 है और बी में जो एलिमेंट्स है वो 1 2 6 और 8 है, ठीक है। अब अगर हम ए यूनियन बी लिखते हैं तो 1 2 दोनों में है, 1 2 दोनों में है, तो हमको एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। हमेशा सेट्स में ध्यान रखना है कि नंबर्स को हम रिपीट, एलिमेंट्स जो है वो रिपीटेशन में नहीं रहता है, अगर रिपीटेशन में है भी ना तो उसको एक ही बार हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 दोनों में था, 1 2 दोनों में है, 3 4 इसमें है जो ए में है, ठीक है ना, और 6 8 बी में है, तो हम सबको कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लाइज इन ए में जो है वो भी है, लाइज इन बी वो भी है, और लाइज इन बोथ जो दोनों में है वो भी है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, एलिमेंट्स लाइज इन ए और इन बी और इन बोथ, मतलब सिंपल सा है, दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ दो, सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख दो और जो उसमें रिपीटेड है उसको हटा दो, कम से कम एक बार लिखो, ठीक है। जो अगर हम दोनों को एक साथ लिखते तो 1 2 दोनों में आ जाता 2 बार, तो उसमें से एक वाले को रिमूव कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए यूनियन बी है तो उसी तरह से हम ए यूनियन बी यूनियन सी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं, अगर हम हमारे पास 3 सेट्स होगा तो ए यूनियन बी यूनियन सी का भी मतलब वही होगा, जो ए में है, जो बी में है, जो सी में है और तीनों में है, वो सारे एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठे लिख दो, दैट इज यूनियन ऑफ द सेट्स, ठीक है। तो ये कितना भी हो सकता है, n सेट्स भी होगा, उसका भी हम यूनियन ले सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। इसको लिखते हैं इंटरसेक्शन को ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ, ठीक है, व्हिच इज कॉमन इन बोथ द सेट, जो दोनों सेट में कॉमन होगा उसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे, सिंपल है, ठीक है ना, जो दोनों में कॉमन होगा। जैसे कि ए अगर कोई सेट है उसमें मान लो कि ए बी सी है और बी कोई सेट है जिसमें ए बी डी है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, इसका मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन है, इसमें हम देखेंगे ए है जो दोनों में है, बिल्कुल है, बी है जो दोनों में है, बिल्कुल है, सी है इसमें, इसमें नहीं है, डी है इसमें, इसमें नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ए एंड बी ही होगा, ठीक है, 2 ही एलिमेंट्स होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है साइमल्टेनियस अकरेंस इन ए एंड बी, जो दोनों में एक साथ हो, ठीक है। जैसे ही ए इंटरसेक्शन बी होगा तो इसको हम बोलेंगे साइमल्टेनियस अकरेंस इन बोथ सेट, ठीक है, ए एंड बी, जो दोनों में साइमल्टेनियसली अकरेंस हो, अकर कर रहा हो, उसी सेट्स के एलिमेंट्स को, उसी एलिमेंट्स को हम एक सेट्स में लिखेंगे जिसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर हमको 3 का दिया है, ए बी सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसको कंसीडर करेंगे। अगर बाय द वे ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, इसका नाम हो जाता है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है तो ये हो जाएगा डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि यूनियन कब लेंगे, इंटरसेक्शन कब लेंगे, और इंटरसेक्शन अगर फाई होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो यूनियन का मतलब होता है सिंपल सा, जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाता है कि कब हम यूनियन करते हैं, कब इंटरसेक्शन करते हैं। तो जब हम इक्वेशंस में यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ तो सिंपल ए और बी दिया हुआ उसका यूनियन और इंटरसेक्शन कर रहे हैं,
लेकिन अगर हम इक्वेशंस में कहीं पर यूनियन और इंटरसेक्शन यूज करते हैं तो यूनियन का मतलब होता है तुम सॉल्यूशंस को कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब है तो दोनों में से जो कॉमन निकाल रहे हो। अगर हमको 2-3 इक्वेशंस को सॉल्व किए और तीनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस है उसको कंबाइन करेंगे, एक साथ लिखेंगे तो हम यूनियन कर देंगे। लेकिन अगर तीनों का कॉमन सॉल्यूशंस निकालेंगे जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता होगा उसको हम इंटरसेक्शन कर देंगे, ठीक है। सो कॉमन का मतलब जो सबको सेटिस्फाई करता हो, यूनियन का मतलब जो सारे मतलब इंडिविजुअल्स को भी सेटिस्फाई करता हो, ठीक है, आइदर इन ए और इन बी और इन सी, जितना भी सेट्स है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस चीज को वेन डायग्राम से समझने के लिए। इसको वेन डायग्राम से भी हम आसानी से समझते जा रहे हैं कि कैसे हम यूनियन और इंटरसेक्शन लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वेन डायग्राम वाला, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो वेन डायग्राम से बहुत ज़्यादा पूछता है। तो अभी हम लोग लिखे थे कि एक यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर जो है वो हमारा एक सबसेट है जिसको ए बोलते हैं। ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जैसे ही हम स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप बनाएंगे तो वो यूनिवर्सल सेट होगा और उसके अंदर में जितना भी सर्किल होगा वो इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो ये सबसेट है। अगर हमको कहीं पर इस तरह से डैश लिखा हुआ रहता है ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ जो यूनिवर्सल में से ए को हटाने के बाद आएगा, यूनिवर्सल में से ए को हटाने के बाद जो आएगा वही है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब इसमें अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री दिखाएंगे ए डैश तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ये ए है और ये जो है वो ए डैश है, दिस सेट, ठीक है। ये हो गया ए डैश, ये है ए, ठीक है, ये है यूनिवर्सल, राइट। सो अगर हमको n ऑफ a डैश पूछ रहा हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ a, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, सिंपल। नहीं, n ऑफ a डैश अगर पूछ रहा हो तो इसका मतलब ये टोटल एलिमेंट्स को काउंट कर लो और उसमें जो a का एलिमेंट्स है उसको माइनस कर दो, तुमको n ऑफ a डैश मिल जाएगा। n के बारे में अभी बताए कि n का मतलब है कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट, ठीक है, जो सेट है उसका कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, ठीक है। दूसरा चीज अभी हम लोग देख रहे थे यूनियन और इंटरसेक्शन। इसको ध्यान से रखना है कि यूनियन और इंटरसेक्शन हम कैसे लिखते हैं। अगर हमको इसमें दो सेट्स हो, मान लो कि ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसमें दो सेट है, तो दो सेट इस तरह से भी हो सकता है। अगर हमको इस तरह से दो सेट है, इसका मतलब ये दोनों डिसजॉइंट है, इसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। और अगर हमको इस तरह से लिखा हुआ है, इसी में अगर ओवरलैप किया हुआ है, एक सेट है और दूसरा सेट इस तरह से लिखा हुआ है, ये ए सेट है और ये बी सेट है, ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बट इसमें अगर ओवरलैप नहीं है इसका मतलब इंटरसेक्शन इसमें फाई है, मतलब इसको हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। जबकि इसमें इंटरसेक्शन है तो ये जो पार्ट है ना इसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी, जो शेडेड रीजन है, जो शेडेड है, इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें यूनियन, इसमें ए इंटरसेक्शन बी फाई है, ए इंटरसेक्शन बी इसमें फाई है, बट अगर ए यूनियन बी दिखेगा तो ए यूनियन बी अगर दिखाएंगे तो इसका मतलब ये सेट्स के एलिमेंट्स को भी दिखाएंगे और इस सेट्स के भी एलिमेंट्स को दिखाएंगे। दिस इज ए यूनियन बी, दोनों के एलिमेंट्स। चाहे ये अगर इंटरसेक्ट भी कर रहा हो तो तुमको अगर यूनियन दिखाना हो ए यूनियन बी तो इसको हम ऐसे भी दिखाएंगे, दिस इज ए यूनियन बी, ठीक है, ये सारा ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो सेट्स है तो ए यूनियन बी का मतलब है कि ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर, चाहे वो दोनों के इंटरसेक्शन हो, इसको हम एक ही बार लिखेंगे, बट ए यूनियन बी हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें फार्मूला आ जाता है कि अगर हमको n ऑफ ए यूनियन बी लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। अब देखो धीरे धीरे फार्मूला इंट्रोड्यूस हो गया। अगर हमको n ऑफ ए यूनियन बी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे, इसमें n ऑफ ए ले लो जो n का एलिमेंट्स है, और b n ऑफ b ले लो, n ऑफ b ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया। ये तब होगा जब n a इंटरसेक्शन b फाई है, ठीक है, इफ n a इंटरसेक्शन b, सॉरी
एंड ए इंटरसेक्शन बी फाई है। लेकिन अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, जो इस केस में आ रहा है, तब हम लिखेंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा हम इसीलिए किए इसको माइनस, कि जब तुम ए के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हो, ए के एलिमेंट्स को ऐड किए, ये एलिमेंट्स लिख दिए, तो इसमें तो ये वाला पार्ट जो शेडेड था, जो शेडेड है, वो तो एक बार इसमें आ ही गया ना, ठीक है। और जब बी को हम ऐड किए, बी के एलिमेंट्स को लिखे, इस तरह से लिखे, तो बी का भी एलिमेंट्स में ये शेडेड पार्ट आ गया। तो ये जो शेडेड पार्ट है ना, वो ए में और बी में 2 बार काउंट हुआ। और अभी हम लोग लिख रहे थे कि जो सेट्स में एलिमेंट्स काउंट होगा वो एक ही बार काउंट होता है, रिपीटेशन हम काउंट नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या किए, ए इंटरसेक्शन बी एक बार माइनस किए। ए में भी काउंट हुआ, बी में भी काउंट हुआ, हम एक माइनस किए, एक को रहने दिए, ठीक है। तो एक को हमने माइनस कर दिया, तब हमको ए यूनियन बी का एलिमेंट्स काउंट हो जाएगा। तो ए यूनियन बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, राइट। अब इसमें टर्म्स आता है एक डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स किसको बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको हटा देते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, जैसे कि हम a माइनस बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। a माइनस बी कैसे लिखेगा, तो ये इस तरह से 2 सेट है, जो एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ये a है और ये b है। a माइनस बी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो a माइनस बी का मतलब होता है कि जो a के प्रॉपर्टी में हो बट b को सेटिस्फाई नहीं करता हो। जैसे कि a अगर ये है a, तो इस सेट्स में ऐसे भी एलिमेंट्स है जो b में है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इसको छोड़ दो अगर तुम, तब जो एलिमेंट्स a में बचता है उसी को हम a माइनस बी बोलते हैं। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट जो हम डॉटेड में दिखा रहे हैं, ये डॉटेड वाला जो है वो a माइनस बी है, a माइनस बी ये वाला पार्ट है। उसमें से ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं ना, ये वाले पार्ट्स को छोड़ दो, जो कि a में है बट ये पार्ट b में भी है, ठीक है। तो a में हो b में नहीं हो, a में हो b में नहीं हो, इसको बोलते हैं a माइनस बी, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर इसी में तुमको n ऑफ a माइनस d लगा दे, इसका मतलब होता है n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। a में से n a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दो, तुमको a माइनस b मिल जाएगा, राइट। उसी तरह से अगर हमको n b माइनस a चाहिए, तो b माइनस a का मतलब ये वाला, ये जो व्हाइट में दिख रहा है, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये b के अंदर में जो व्हाइट में है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम लिखेंगे n ऑफ b एंड a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर हमको a माइनस b चाहिए, तो जनरली लिखा रहता है ना कि जो a के प्रॉपर्टी को फुलफिल करता होगा वो एलिमेंट सिर्फ चाहिए, ठीक है। तो a में जो है वो b के वाले भी होगा, तो b वाले को हम माइनस कर देंगे। वो b वाला क्या है जो a में है, दैट इज a इंटरसेक्शन b है, ठीक है। सिमिलरली जो b में है और a में नहीं है, तो nb में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दो, तुमको b माइनस a मिल जाएगा। इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर तुम a माइनस b और b माइनस a का यूनियन लेना चाहते हो, a माइनस b और b माइनस a का यूनियन, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। अब टर्म्स आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं a माइनस b और इसका यूनियन लेना है b माइनस a के साथ, ठीक है, a माइनस b यूनियन b माइनस a। जनरली इसको इस तरह से लिखा है, a सिमेट्रिक डिफरेंस में ट्रायंगल लिखा रहेगा b, a ट्रायंगल b, इस तरह से सिंबल आता है a ट्रायंगल b, इसका मतलब होता है a माइनस b यूनियन b माइनस a। अगर तुम वेन डायग्राम में देखोगे तो वो पार्ट क्या है, तो हमें a माइनस b ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज a माइनस b, ठीक है, और b माइनस a ये पार्ट है। इन दोनों को कंबाइन कर दो, a माइनस b आ गया, ये b माइनस a आ गया, ये दैट इज उसका यूनियन जो है उसी को हम a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b बोलते हैं, ठीक है। तो a माइनस b यूनियन b माइनस a। तो तुम इसको फार्मूला के हिसाब से अगर देखोगे, तो ये टोटल पार्ट तो a यूनियन b था, a यूनियन b था,
और उसमें से तुम क्या किए, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिए। नहीं, ये टोटल को अगर हम लिखते तो ए यूनियन बी लिखते, अब उसमें से यही पार्ट तो माइनस है ना, तो एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, तुम्हारा ये सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा, दैट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी मिल जाएगा। बिल्कुल इसमें जो फार्मूला है वो बाद में आता है, जो थियरी है, जो वो उसका डिफिनेशन है, उसको ढंग से देखना है। सिमेट्रिक डिफरेंस किसको बोलते हैं, तो ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन है। ए माइनस बी किसको बोलते हैं, ए माइनस बी ये है, बी माइनस ये है, दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस और जो कंबाइन करते हैं वो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी ही है, सो हमको ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी पता चल जाएगा। सही, तो इस तरह से हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट किए। अगर इसी में हमको 3 सेट्स लिखा हुआ हो, देखो 3 सेट्स अगर दिया हुआ हो ए बी सी, तब हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है और तीसरा सेट सी, इस तरह से ये ए है, बी है, सी है और सब यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा कि अगर हम एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ए को तुम ऐड करो, किस पार्ट को ऐड कर दो, एन ऑफ ए, प्लस बी को ऐड कर दो, एन ऑफ बी, प्लस सी को ऐड कर दो, एन ऑफ सी। तुम देखा होगा कि जब हम ए को ऐड किए तो ये वाला पार्ट तो ऐड हो गया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो पार्ट है वो ऐड हुआ और ए इंटरसेक्शन सी भी ऐड हुआ, ये वाला पार्ट। ठीक है, दिस पार्ट क्या कह सकते हो कि ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ए के साथ। ए तो ऐड हुआ ही, ए तो ऐड हुआ ही, उसके साथ साथ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी ऐड। जब हम बी को ऐड किए तो फिर से ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, राइट। और जब सी को ऐड किए तो फिर से ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ। तो तुम देखो कि कुछ पार्ट जो है वो 2 बार ऐड हुआ और कुछ पार्ट 3 बार ऐड हुआ, तो कह रहा है इसमें से तब माइनस कर दो एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट को माइनस किया, इसका मतलब ये माइनस हो गया होगा, ये भी माइनस होगा। फिर माइनस करो बी इंटरसेक्शन सी को, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ। फिर माइनस करो एन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में ये माइनस हुआ, ये माइनस। अब तुम देखो ये जो बड़ा बीच वाला पार्ट था ना वो पूरा का पूरा माइनस हुआ। ये पार्ट कौन सा है, तो ये है जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो कह रहा है इसको तुम अब एक बार ऐड करो, एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन यूनियन का मतलब सिंपल सा ये टोटल था। ठीक है, ये टोटल था और इसी टोटल को हम लोग इस तरह से फार्मूला वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, फिर दोनों का सबको सब्ट्रैक्ट किए जो दो के डिफरेंस ये इंटरसेक्शन आ रहा था और फिर एक बार इसको ऐड क्यों हुआ, सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ, वो तुमको वेन डायग्राम से अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये जो पार्ट था ना, जो बीच वाला पार्ट हम लोग दिखाए थे, उसको हम इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, इस तरह से आया। तो ये वाला पार्ट जो है यही हमारा क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, राइट। ठीक है, जो सेड किए, क्योंकि ये ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। ठीक है, जबकि ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी था, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन सी था और ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी था। ठीक है, इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को दिखा सकते हैं। अगर हमको ए माइनस बी माइनस सी चाहिए तो वो यहाँ पर डिफरेंस वाला पार्ट भी, मतलब ये जो पार्ट है ये इसमें, ठीक है, उसमें से इसको माइनस करना होगा और इसको माइनस करना होगा। ये 2 बार माइनस हुआ इसलिए एक बार ऐड कर देना होगा, तो हमको सिर्फ ए वाला पार्ट निकल जाएगा। उसी तरह से बी वाला, सी वाला। ठीक है ना, तो जैसे ही ये 3 वाला आ गया वैसे ही 4 5 6 जितना भी होगा वो सेट्स का हम यूनियन इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस वेन डायग्राम में जो लॉज है ना उसको भी तुम समझ सकते हो। सम लॉज है जैसे आइडेम्पोटेंट लॉज, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये सब भी हम इसमें समझ सकते हैं। तो देखो कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है,
जैसे कि आइडेम्पोटेंट लॉ होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं ए यूनियन ए जो होगा वो ए ही होगा। ये बहुत ही सिंपल है कि ए यूनियन ए मतलब एक ही एलिमेंट्स है, एक ही सेट्स है ए, और इसी का हम यूनियन लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए ही होगा। ए यूनियन ए जो होगा वो ए ही होगा। सिमिलरली ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए जो होगा वो भी ए ही होगा। अगर हम ए इंटरसेक्शन ए लेते हैं ये भी ए ही होगा, इसको भी इन दोनों को हम बोलते हैं, ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ। उसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब होता है कि ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी बी यूनियन ए के बराबर ही होगा। ए यूनियन बी यूनियन बी के बराबर होगा, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों बराबर ही हैं, ठीक है, कम्यूट कर रहा है। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक ही बात है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए ये भी एक ही बात है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है तुमको एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में जैसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो इसको हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये यूनियन यूनियन है तो तुम यूनियन कहीं पर भी लगा सकते हो, ये ब्रैकेट तुम कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ए यूनियन बी में भी ब्रैकेट लगा सकते हो और बी यूनियन सी में भी ब्रैकेट लगा सकते हो, तो ब्रैकेट को हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो इसको भी हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। उसी तरह से आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि अगर हमको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस तरह से देखो ए यूनियन बी, यहाँ पर जो था ना एसोसिएटिव में दोनों में यूनियन था या दोनों में इंटरसेक्शन था, डिस्ट्रीब्यूटिव में एक यूनियन एक इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हमको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में ब्रैकेट लगा हुआ है, ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरह से टर्म्स आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग ऐसा भी होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस तरह से ये सारे लॉज हैं जो तुम वेन डायग्राम से समझ सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी इसमें यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं कि इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, ठीक है, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल 1000 आदमी है और 750 हु कैन स्पीक हिंदी, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ 1000 पीपल हो गया तो इसको हम यूनिवर्सल सेट मान लेंगे, ठीक है। एन ऑफ यू जो है वो 1000 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 750 कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी को हम लोग एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिंदी बोलने वाले जो पीपल है उसको हम एच सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एन ऑफ एच का मतलब हुआ कि जो हिंदी बोल सकता है, ये दिया हुआ है 750, ठीक है, हु कैन स्पीक हिंदी। 400 हु कैन स्पीक बंगाली, ठीक है, बंगाली को हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन ऑफ बी का मतलब नंबर ऑफ बंगाली स्पीकिंग पीपल, ठीक है, ये दिया हुआ है 400। हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, अब देखो हिंदी ओनली कह रहा है कितना, इसको वेन डायग्राम से अगर तुम बनाओगे तो ये इस तरह से हिंदी और बंगाली का सेट्स होगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये एच हो गया, ये बी हो गया। इसमें कुछ ना कुछ लोग हैं जो दोनों बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है और बंगाली भी बोल रहा है। अगर तुमसे पूछ रहा हो कि कितना आदमी है हु कैन स्पीक बंगाली ओनली, तो बंगाली ओनली का मतलब ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट,
ठीक है ना, ये पार्ट है। तो तुमको क्या करना होगा इसमें, ठीक है, बंगाली वल्ली बोलने के लिए, तो बंगाली माइनस दोनों का इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। तो तुम देखोगे कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे NH प्लस NB, जो दोनों का यूनियन है, वो 750 प्लस 400 मतलब ये 1150 है। और टोटल आदमी जो है वो 1000 ही है। इसका मतलब 150 आदमी है जो दोनों बोलता है, कॉमन होगा तभी ऐसा होगा। तो ये वाला पार्ट जो है NH इंटरसेक्शन B, ये 150, ठीक है, 150 दोनों में से माइनस कर दिए, राइट। अब क्या करेंगे, अगर हमको बंगाली चाहिए, बंगाली बोलने वाला, तो N और B माइनस N H इंटरसेक्शन A, H इंटरसेक्शन B, ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। 400 माइनस 150 दैट इज 250, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको सिर्फ हिंदी बोलने वाले चाहिए तो 750 माइनस 150, ठीक है, इस तरह से हमको हिंदी बोलने वाला निकल जाएगा। तो ओनली हिंदी बोलने वाला अगर निकालना है तो NH माइनस N H इंटरसेक्शन B, दैट इज 750 माइनस 150 दैट इज 600। इस तरह से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, सो वेन डायग्राम को समझो और क्वेश्चंस जो वेन डायग्राम का है उसको बनाओ, और फिर कोई दिक्कत होगा तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।